हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई दोनों के लिए संयुक्त रूप से समान ज्ञान के टॉपिक के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार और बड़ा हो। और कमेंट करके अपना सुझाव दें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव को भी व्यक्त करें और वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताएं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन एक खेल होता है जिसकी अभी इसके बारे में मैं बता दूँ कि बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक हो सकती है और दो भी हो सकती है। कभी कभी एक खिलाड़ी भी खेलता है और दो खिलाड़ी का कंबाइंड भी खेला जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा जाता है कि इसके कोर्ट की लंबाई, जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है उस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो उस कोर्ट की लंबाई जो होती है 44 फीट होती है। एक फीट कितने के, इस क्वेश्चन का आंसर 44 हो जाएगा। लेकिन एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसे बता दूँ, जो लोगों को नहीं पता होगा, एक फीट में कितना होता है? तो एक फीट में 12 इंच होता है। आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाइट 5 फीट हो, तो वो 5 फीट हो तो कितना इंच होगा? तो 60 इंच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए? वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पे किसी जानवर का संरक्षण किया जाता है, उस जानवर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे शेर को सुरक्षा दिया जाता है, संरक्षण किया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात के भी मुख्यमंत्री विजय रूपानी। वन्य जीव अभ्यारण्य शेर के संरक्षण, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेर के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा है। ठीक है। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश की साइड में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। ये असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ इस काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा का संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अलग अलग तरह का टाइप बांटा गया है। एनिलिडा में कुछ जंतु को रखा जाता है, पोरीफेरा में किसी जंतु को रखा जाता है, सिरेंट्रेटा में किसी जंतु को रखा जाता है और ऑर्थोपोडा में किसी जंतु को रखा जाता है। एक टाइप है, उस टाइप के अंतर्गत अलग अलग जीवों का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि कीट जो है ऑर्थोपोडा से संबंधित है। तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कीट को रखा गया है। अब कीट किसको बोलते हैं? आप लोग देखेंगे तेलचट्टा, कॉकरोच जिसको बोला जाता है, झींगा मछली जो होती है, केंकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, जो कि टिड्डी फसल को बर्बाद कर देती है। और उसी टिड्डी के कारण अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ है कि पाकिस्तान में आपातकाल लगाना पड़ा, क्योंकि टिड्डी आती है बहुत भारी संख्या में और आती है और अपनी वजन से आधा वजन का खाना खा जाती है। और एक बार सैकड़ों की संख्या में आती है, जिस फसल के ऊपर पड़ जाएगा उस फसल को चाट के यानी खा के बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कुछ जीव को रखा गया है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोन, मोंगा, इन सब चीज़ों को, इन सब को सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा जाता है। कीट को ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखना है एकदम कि कीट को ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा है। किसको बोलेंगे? जिसमें 3 जोड़ा पैर हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी 24 अक्टूबर को स्थापना होने के कारण 24 अक्टूबर को यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ही प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव थे, जो हेड थे, जिनकी मृत्यु आपका क्या बोलते हैं, हवाई दुर्घटना में हो गई, प्लेन दुर्घटना में हो गई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका तो नाम नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव थे, डैग
हैमरशोल्ड नाम के व्यक्ति जो स्वीडन से संबंधित थे, जिनकी मृत्यु 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना के कारण हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेग हैमर, नाम थोड़ा सा अटपटा है, डेग हैमरशोल्ड, बस याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। डेग हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई है, स्वीडन से संबंधित है, अफ्रीका में इनकी दुर्घटना हो गई। बस आपको जानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है जिस पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई बना ही पुस्तक है। बहुत बार इस क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई। हाँ, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 1 ग्राम वसा ऊर्जा देती है। 1 ग्राम जो वसा है ये कितनी ऊर्जा देती है? तो ये 17 कैलोरी ऊर्जा देती है। कैलोरी खाद्य पदार्थ का जो यूनिट है उसको कैलोरी में मापा जाता है। तो 1 ग्राम ऊर्जा, नहीं 17 ग्राम नहीं, यहाँ पे 1 ग्राम वसा जो है ऊर्जा देती है 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। जैसे 1 ग्राम वसा हम लोग अगर खाएं तो वो 9 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को देती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है जहाँ पे कैलोरी के बारे में पूछा जाता है कि किसी सामान्य मनुष्य को जो गांव में रहता है वो मनुष्य को 2400 कैलोरी एनर्जी लेना पड़ता है, 2400 किलो कैलोरी एनर्जी लेना पड़ता है। और शहर वाले लोग को 2100 कैलोरी, जो कि अपने जीवन को अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए और स्वस्थ रहने के लिए 2400 कैलोरी एनर्जी एक दिन में आवश्यकता होती है। और ये गाँव यानी कि विलेज वाले लोगों के लिए अलग और टाउन वाले लोगों के लिए अलग मानक दिया गया है, जो कि टाउन वाले लोग के 2100 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और शहर वाले लोग के लिए 2400 चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत में लुप्त प्राय हो रहे वन्य जीवों का विवरण निम्नलिखित में से किस बुक में लिखा गया है? तो एक बुक बनाया गया है, उस बुक को बोला जाता है, यहाँ पे येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक, वाइट डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक ऐसा किताब बनाया गया है जिसमें लिखा जाता है कि कौन कौन सा वन्य जीव, कौन कौन सा जीव, कौन कौन सा पक्षी हमारे भारत से विलुप्त हो या अलग अलग देशों से विलुप्त हो गया। जैसे गिद्ध पहले देखने को मिलता था, वो विलुप्त हो गया। जैसे डायनासोर बहुत पहले देखने को मिला था, विलुप्त हुआ। तो उस जो विलुप्त हो जा रहा है पशु पक्षी, उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, लिखा जाता है, ताकि ये मान लीजिए कि कभी इसके बारे में चर्चा चले या उसका कभी अवशेष मिले तो ये पता चले कि हाँ, ये जो जानवर था, ये जो वन्य जीव था, ये पक्षी था, ये उस समय हुआ करता था। तो रेड डाटा बुक में इन सब का डाटा लिखा जाता है। थाटंगा लोक नृत्य अलग अलग राज्य का लोक नृत्य है। जिस तरह से बिहार का लोक नृत्य ड्रामा है, उत्तर प्रदेश का अपहन है, राजस्थान का भांगड़ा है, अलग अलग जैसे लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। उसी तरह से थांगटा जो लोक नृत्य है, ये जो थांगटा लोक नृत्य मणिपुर का है, ठीक है। हाँ, असम का एक लोक नृत्य है, असम का सतारिया, जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, लेखनी के क्षेत्र में दी जाती है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले अमृता प्रीतम को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले अमृता प्रीतम को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शंकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय दर्शन संस्कृति कला क्षेत्र, यानी कि दर्शन फिलोसफी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक कला क्षेत्र, कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हंगरी स्टोन्स जो पुस्तक है, बड़ा ही चर्चित पुस्तक रहा। ये पुस्तक जो लिखा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 57 का सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और सब भी पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानते हैं कि जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया था।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58। धूप चश्मा का लेंस किस प्रकार के कांच का बना होता है? तो अलग अलग तरह का चश्मा में अलग अलग तरह का लेंस प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पायरेक्स कांच जो होता है, प से पायरेक्स और प से प्रयोगशाला, याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में जिस कांच में बीकर बनाया जाता है ये सब पायरेक्स कांच का बना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि धूप में जो हम लोग चश्मा पहनते हैं ये क्रूक्स कांच का बना होता है। ठीक है। कैमरा दूरबीन लेंस जो है फिलेंट कांच का बना होता है। सोडा कांच का बोतल बना होता है। ठीक है। जैसे सोडा बोतल में पीते हैं उसी तरह से सोडा कांच से बोतल बना होता है। इसका मैं एक आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। इसका जो एक जैसे अलग अलग तरह का कांच इसका उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है। तो धूप चश्मा के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंग्लैंड का कंपनी और फ्रांस के कंपनी दोनों के साथ युद्ध हुआ था। उस समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 15वां था। लुई 15वां फ्रांस का राजा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में कंपनी के आने का क्रम 1498 से शुरू हुआ। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल आया, इसके बाद डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। इसी तरह से कंपनी के आने का क्रम हुआ। तो डच सबसे पहले भारत में मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित की। डच ये हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है। ये लोग सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी बनाई। नगद के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया किस सुल्तान ने? नगद के बदले यानी कि इक्ता एक प्रकार का पद होता था, इसको दिया जाने का काम जो होता था, नगद के बदले इक्ता। जैसे कुछ क्या होता था ना कि कुछ जैसे सैनिक हुआ तो सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था और वेतन के बदले में इक्ता प्रदान किया जाता था। ये सब जो काम जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संभव हो पाया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर फीफा। तो फीफा क्या है कि फुटबॉल जो खिलाने का काम होता है, फुटबॉल खिलाने का काम जो फीफा के अंतर्गत किया जाता है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप बोला जाता है, यानी कि फीफा संबंधित है फुटबॉल के खेल से। पहली नंबर बात, फीफा का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो फीफा का मुख्यालय जो है पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी है? एक ऐसा जंतु का नाम बताइए, एक ऐसा छोटा सा कीट का नाम बताइए जिसमें दोनों जंतु, इसमें स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है। तो केंचुआ जो होता है हम लोग देखते हैं इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इसको उभयलिंग बोला जाता है। ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इसमें खून नहीं होता है। तो केंचुआ जो होता है ये अंधा होता है, इसको आँख भी नहीं होता है। केंचुआ द्विलिंगी होता है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, उसको उभयलिंग बोला जाता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता। तो वेदन क्षमता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पार कर जाए। तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा की होती है, तब बीटा की, तब गामा की। ठीक है। तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, जो कि बहुत मोटे से मोटे तार को, पत्थर को, लोहे को पार कर जाती है। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शिवाजी को राजा की उपाधि। तो शिवाजी महाराष्ट्र से संबंधित है, गुरिल्ला वार करने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। गुरिल्ला वार एक ऐसा वार होता है जो कि तालिबानियों के द्वारा भी आजकल किया जाता है। गुरिल्ला वार छुप के वार किया जाता है, मतलब छुप के वार करने की टेक्निक को ही गुरिल्ला युद्ध बोला जाता है। क्वेश्चन में राजा की उपाधि। तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो थी ये 1667 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। औरंगजेब तो ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। एकमात्र भारतीय जो अंटार्कटिका अभियान में माउंट एवरेस्ट अभियान दोनों पे सफलता रहा, यानी कि दोनों अंटार्कटिका और माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका दक्षिण, ये हम लोगों का पृथ्वी
यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे आर्कटिक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को अंटार्कटिका बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन व्यक्ति है जो दोनों पे गए? तो सीबी बोहार नाम के एक व्यक्ति है जो सीपी ब्योहरा नाम के व्यक्ति थे जो कि दोनों के ऊपर चढ़े थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये पीपल का वृक्ष हमारे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में माना जाए। जैसे राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय फल आम, उसी तरह से राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल को रखा गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें वर द्वारा वधु को धन दिया जाता है? वर द्वारा, वर मतलब कि लड़का पक्ष, वधु मतलब लड़की पक्ष। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रथा है जिसमें असुर विवाह जो होता है, ये राक्षसी विवाह जो होता है, उसमें वर द्वारा वधु को धन दिया जाता है, यानी कि लड़का के द्वारा लड़की को धन दिया जाता है असुर विवाह में। ठीक है, विवाह एक वैदिक काल में विवाह की दो प्रथा प्रचलित थी, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है कि जब उच्च वर्ग की पुरुष और निम्न वर्ग की लड़की से शादी होगा तो उसको अनुलोम विवाह कहेंगे। अनुलोम विवाह कहेंगे कब? जब उच्च वर्ग का पुरुष और मध्यम वर्ग की निम्न वर्ग की महिला के साथ शादी हो, उसको अनुलोम विवाह कहेंगे। अगर उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का हो, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह का मान्यता नहीं थी, अनुलोम विवाह की मान्यता थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामला का प्रभारी, यानी कि जैसे अभी हम लोगों के विदेशी मामला का प्रभारी विदेश मंत्री बोला जाता है। ठीक है, विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर अभी विदेश मंत्री हैं। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामला का जो प्रभारी होता है उसको सुमंत कहा जाता है और मंत्री का प्रधान पेशवा कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग संस्था का प्रधान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामला सुमंत जी देखते थे, याद रखिएगा। अकबर ने शाही टकसाल का निर्माण, टकसाल जहाँ पे रुपया मतलब कि सिक्का ढाला जाता है, ठीक है, तो अकबर के द्वारा शाही टकसाल जो है ये दिल्ली में स्थापना किया गया था। हाँ, यदि इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। यदि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा दर्ज की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 97, यानी कि भारत का जो समय रेखा है, भारत का जो टाइम लाइन है ये कितना है यही बता रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितनी डिग्री को बोला जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोला जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा आप सब ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। और ये वीडियो आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये मैसेज पहुँचे। मैं इस चैनल पे 9th 10th क्लास 9th 10th 11th 12 का भी बैच शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, अलग अलग तरह की परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो आप सब इस चैनल को शेयर करें ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।